नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे सिर्फ दो धातुओं कांस्य और लोहे ने हमारी पूरी दुनिया को, हमारी सभ्यताओं को एक नया रूप दिया। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक आसान सा सवाल। कभी सोचा है कि जो चाबियां हम इस्तेमाल करते हैं, जो सिक्के हमारी जेब में होते हैं, या फिर रसोई के बर्तन, इन सब में ऐसी कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? सोचिए जरा। इसका जवाब है धातु, यानी कि मेटल। सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा शब्द लगता है ना? लेकिन सोचिए, इसी एक खोज ने इंसानों को पाषाण युग मतलब स्टोन एज से बाहर निकाला और पहली महान सभ्यताओं की नींव रखी। तो चलिए इसी क्रांति की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कांस्य युग। वो दौर जब एक नई धातु ने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जरा सोचकर देखिए, हजारों सालों तक इंसान सिर्फ पत्थर के औजारों पर ही तो निर्भर था। फिर करीब 3300 ईसा पूर्व के आसपास मानो एक चमत्कार हुआ। इंसानों ने दो नरम धातुओं तांबे और टिन को पिघलाकर मिलाना सीख लिया और इनसे बनी एक कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ चीज, कांस्य। ये सिर्फ एक नया मटेरियल नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। यहां हम देख सकते हैं कि कांस्य का असर कितना जबरदस्त था। अब औजार और हथियार सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं रह गए थे, उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता था, उन्हें और तेज बनाया जा सकता था, और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। और इसका नतीजा बेहतर खेती, ज्यादा असरदार शिकार, और इसी के साथ साथ पहले शहर बसे, व्यापार के नए रास्ते खुले और ताकतवर साम्राज्यों का जन्म हुआ। तो सवाल यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी ने असल में दुनिया को बदला कैसे? चलिए अब उन पहली महान सभ्यताओं को देखते हैं जिनका जन्म इसी कांस्य क्रांति से हुआ था। देखिए, इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो अक्सर नदियों के किनारे ही पनपी। जैसे यहां हम देख सकते हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन। ये सारी महान सभ्यताएं उपजाऊ नदी घाटियों में ही फली फूली। क्यों? क्योंकि कांस्य से बने हलों और सिंचाई के नए तरीकों ने उन्हें जमीन से बम्पर फसलें उगाने का मौका दिया, और जब खाना भरपूर था तो बड़े बड़े स्थायी शहर बसाना भी मुमकिन हो गया। लेकिन इन बढ़ते शहरों और व्यापार के नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए एक और बड़ी चीज की जरूरत थी, एक और जबरदस्त आविष्कार की। कुछ ऐसा जिससे वो हिसाब किताब रख सकें, एक दूसरे से बात कर सकें और अपने ज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। यहां दिखता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों ने एक ही मुश्किल का हल निकाला। एक तरफ मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि है, मतलब गीली मिट्टी पर बनाए गए निशान, और दूसरी तरफ मिस्र की वो खूबसूरत चित्रलिपि जिसमें तस्वीरों के जरिए बात कही जाती थी। ये दुनिया के पहले राइटिंग सिस्टम्स थे। और देखिए, चाहे वो सिंधु घाटी के बेहतरीन वेल प्लान्ड शहर हों, या मिस्र के वो विशाल पिरामिड, या फिर दूर दूर तक फैले व्यापार के रास्ते, इन सभी कांस्य युग की सभ्यताओं में कुछ बातें हैरान करने वाली हद तक एक जैसी थीं। ये सब के सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स समाज थे। इनकी अपनी सरकारें थीं, अपने धर्म थे, अपना एक सामाजिक ढांचा था, और ये सब कुछ कांस्य की टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। तो कांस्य युग ने तो समझिए एक मजबूत नींव डाल दी थी। लेकिन जो अगली धातु आई, उसने तो मानव इतिहास को ऐसी रफ्तार दी जो पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। देखिए, कांस्य बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो महंगा था। उसको बनाने के लिए जो तांबा और टिन चाहिए होता था वो आसानी से मिलता नहीं था। पर फिर एक नई धातु सामने आई, लोहा। लोहा तो धरती पर सबसे आसानी से मिलने वाले एलिमेंट्स में से एक है। ये सस्ता था, कांस्य से ज्यादा मजबूत था और हर किसी की पहुंच में था। कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक मेटल था, और इसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का वादा किया। यहां हम लोहे का डोमिनो इफेक्ट देख सकते हैं। मतलब एक चीज से दूसरी चीज कैसे जुड़ी थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से किसानों ने ज्यादा जंगल साफ किए, जिससे खेती के लिए ज्यादा जमीन मिली। ज्यादा जमीन मतलब ज्यादा खाना, और ज्यादा खाना मतलब ज्यादा बड़ी आबादी, और हां, लोहे के हथियार मतलब ज्यादा ताकतवर सेनाएं। ये सब मिलाकर बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों के बनने का एक परफेक्ट फॉर्मूला था। टेक्नोलॉजी में आए इस बड़े उछाल का सीधा नतीजा ये हुआ कि नए ताकतवर साम्राज्य बने और साथ ही क्रांतिकारी विचार भी पैदा हुए।
लौह युग ने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बनाए, बल्कि नए नए विचार भी घड़े। प्राचीन ग्रीस को ही ले लीजिए। वहां लोहे के हथियारों वाले आम सैनिकों ने पहली बार सरकार में अपनी बात रखने की मांग की, और यहीं से लोकतंत्र का जन्म हुआ। ये वही दौर था जब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों ने तर्क, नैतिकता और राजनीति पर वो सवाल उठाए जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। और इसी दौरान पश्चिम में एक और ताकत उभर रही थी, जिसने आयरन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हम बात कर रहे हैं रोमन्स की। रोमन साम्राज्य लौह युग की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। उनकी फौजें, जो लोहे की तलवारों और ढालों से लैस थीं, उन्होंने 3 महाद्वीपों को जीत लिया। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ जीत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने जो सड़कें बनाईं, जो एक्वाडक्ट्स बनाए और कानून का जो सिस्टम बनाया, वो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करता है। अब जरा पूरब की ओर चलें, भारत में। यहाँ लौह युग ने एक अलग ही तरह की क्रांति को जन्म दिया। ये दौर था बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक बदलाव का। वैदिक परंपराओं ने एक ठोस रूप लिया, और यहीं से 2 बड़े धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। और इस दौर का सबसे बड़ा मुकाम था मौर्य साम्राज्य की स्थापना, खासकर सम्राट अशोक के समय में, जो अपनी जीतों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बौद्ध धर्म के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ साम्राज्य आपस में टकरा रहे थे, समाज बदल रहे थे, और इसी उथल-पुथल के बीच महान विचारक जिंदगी के गहरे सवालों से जूझ रहे थे। गौतम बुद्ध की ये सीख कि इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है, उस अशांत समय में एक बहुत ही ताकतवर जवाब थी। इसने लाखों लोगों को शांति का एक नया रास्ता दिखाया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब पुरानी बातें, ये प्राचीन इतिहास आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका आज क्या मतलब है? जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हम आज भी कहीं ना कहीं उसी प्राचीन दुनिया में जी रहे हैं, जो वर्णमाला हम इस्तेमाल करते हैं, जो लोकतंत्र हमारे लिए इतना कीमती है, जो धर्म हमें प्रेरणा देते हैं और जिन कानूनों को हम मानते हैं। ये सब के सब उसी कांस्य और लौह युग की देन है। उनका अतीत हमारा आज है। तो चलिए इस सफर के अंत में एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। कांस्य और लोहे ने उस प्राचीन दुनिया की पहचान बनाई। उन्होंने समाजों को गढ़ा, साम्राज्य खड़े किए और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो फिर हमारे आज के दौर की पहचान किस मटेरियल से होगी? क्या वो सिलिकॉन है जिसने हमारे डिजिटल युग को जन्म दिया, या फिर प्लास्टिक, या शायद कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के इतिहासकार देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।